हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संकेत खानवे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उन्हें गुड क्वालिटी स्लीप ना मिलने की वजह से वो अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे वर्क, स्कूल, कॉलेज या बाकी सोशल सिचुएशंस में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। इंसोम्निया में जल्दी नींद ना आने की वजह से रात का ज़्यादातर समय जागते रहना या बस बेड पर लेटे रहना या सुबह नींद से उठने के बाद भी अनरेस्टेड और अनरिफ्रेश्ड फील करना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। आपको अगर इंसोम्निया की कंडीशन है या पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे थी, तो आपने इरिटेबिलिटी, लो एनर्जी या डिक्रीज्ड मूड ऐसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए होंगे। इसी के साथ साथ जिन इंडिविजुअल्स को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो उनकी थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इंसोम्निया को बेस्ड ऑन टाइम स्पैन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, क्रॉनिक, दैट इज लॉन्ग टर्म इंसोम्निया, एंड सेकेंड, अक्यूट यानी शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म इंसोम्निया occurs 3 or more nights in 1 week and lasts more than 3 months। यानी अगर आपको एक हफ्ते में से 3 रातों में या उससे ज़्यादा रातों में स्लीप को इनिशिएट करने में या मेंटेन रखने में दिक्कत आ रही है, और ऐसा 3 महीनों से ज़्यादा समय के लिए हो रहा है, तो आपको क्रॉनिक, दैट इज लॉन्ग टर्म इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। 10 to 15% अडल्ट्स लॉन्ग टर्म इंसोम्निया या स्लीप डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अक्यूट यानी शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के केस में ये जो नींद ना आने की फ्रीक्वेंसी होती है, ये कम होती है। अराउंड 30% अडल्ट्स शॉर्ट टर्म इंसोम्निया की प्रॉब्लम फेस करते हैं। और शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के फेज में अगर आपने गलत बिहेवियर्स अडेप्ट कर लिए, गलत बिहेवियर से मेरा मतलब है कि अगर आपका नाइट टाइम लाइट एक्सपोजर बढ़ गया, या आपको नींद नहीं आ रही है इसलिए आप रिपीटेडली अपना फ़ोन चेक करने लग गए, या फिर बेड पर लेटे लेटे आप कोई स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इससे एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, जिससे आपको स्लीप इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आने वाली है। या फिर आपको रात में जो सफिशिएंट स्लीप नहीं मिली है और जो आप अनरेस्टेड फील कर रहे हो, उसके लिए अगर आप डे टाइम नैप्स ले रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म इंसोम्निया कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म इंसोम्निया में। क्रॉनिक इंसोम्निया के केस में ड्यूरिंग स्लीप हाइपर एक्टिवेशन होता है असेंडिंग अराउजल सिस्टम का। अराउजल सिस्टम ये ऐसे ब्रेन एरियाज है जो नॉर्मली सिर्फ तब एक्टिवेटेड होते हैं जब आप अवेक स्टेट में होते हो, जाग रहे होते हो। बट इंसोम्निया के केस में ड्यूरिंग स्लीप ये ब्रेन एरियाज एक्टिव होते हैं, और ये एक्सप्लेन करता है क्यों इंसोम्निया के केस में लोग रात का ज़्यादातर समय जागते रहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी मेथड्स या टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे इंसोम्निया को मैनेज करने के लिए, आपको उनका मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। अगर आपको इंसोम्निया या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट दे सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है इसे मैनेज करने के लिए, या आप इंटरनेट पर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। पर वो मेथड्स, वो टूल्स इंसोम्निया को मैनेज करने के लिए कैसे काम करेंगे, इसे समझने के लिए आपको पहले उनका मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मैकेनिज्म समझते हो, तब आप उस मशीन को, यानी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये समझ पाते हो। इंसोम्निया के ब्रॉडली दो कैटेगरीज होते हैं। नंबर वन, स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, जिसमें आपको स्लीप को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। एंड नंबर टू, स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, जिसमें आपको नींद तो आ जाती है पर आप उसे मेंटेन नहीं रख पाते। कुछ लोग बाकियों की तरह जल्दी नहीं सो पाते, वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, पर सुबह उठने के बाद वो कंप्लीटली रिफ्रेश्ड फील करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी स्लीप डिप्राइव्ड फील नहीं होता, और वो अपने डे टू डे लाइफ में जो भी काम वो करते हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। पर क्योंकि उन्हें बाकियों की तरह जल्दी सोने में और जल्दी उठने में दिक्कत आती है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली वो इवनिंग क्रोनोटाइप वाली व्यक्ति है। जागने और सोने के लिए हमारे बॉडी के कुछ नेचुरल प्रेफरेंसेस होते हैं, जिन्हें हम क्रोनोटाइप्स कहते हैं। इन क्रोनोटाइप्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कौन से क्रोनोटाइप के हो। नंबर वन, एक्सट्रीम मॉर्निंग टाइप। नंबर टू, मॉर्निंग टाइप। नंबर थ्री, इंटरमीडिएट, दैट इज न्यूट्रल। नंबर फोर, इवनिंग टाइप। एंड नंबर फाइव, एक्सट्रीम इवनिंग टाइप। तो जो एक्सट्रीम मॉर्निंग टाइप वाले व्यक्ति हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत होती है। जैसे वो रात 8 बजे सोने जाएंगे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएंगे।
इनफैक्ट कुछ मॉर्निंग टाइप्स वाले, एक्सट्रीम मॉर्निंग टाइप्स वाले तो इससे भी जल्दी उठ सकते हैं। जो मॉर्निंग टाइप वाले लोग होते हैं उन्हें रात 10 बजे के आसपास सोने जाने की आदत होती है और वो सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स जो रात 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं और सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं। फिर आते हैं इवनिंग और एक्सट्रीम इवनिंग टाइप्स जिन्हें हम नाइट आउल्स भी कहते हैं। जो इवनिंग टाइप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो 12:30 1 बजे सोना पसंद करते हैं और वो सुबह 9 बजे के आसपास उठ जाते हैं। और जो एक्सट्रीम इवनिंग टाइप वाले होते हैं उन्हें 2 ढाई या 3 बजे तक नींद ही नहीं आती और वो उठते भी काफ़ी लेट है, सुबह 10 या 11 बजे। अपने क्रोनोटाइप का पता लगाने के लिए आपको आपके स्लीप प्रेफरेंसेस का पता होना चाहिए। यानी अगर आप अपना पूरा दिन और पूरी रात अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो तो आप नेचुरली किस टाइम पर सोने जाओगे और किस टाइम पर उठोगे ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रिसाइजली अपने क्रोनोटाइप के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पर फ्री MEQ दैट इज मॉर्निंगनेस इवनिंगनेस क्वेश्चनियर सर्च कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी जहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मदद से आप अपने क्रोनोटाइप का पता लगा सकते हो। अगर आप इवनिंग क्रोनोटाइप वाले व्यक्ति हो और आपको रात 1 या 1:30 बजे तक नॉर्मली नींद ही नहीं आती और एक दिन आप अचानक से डिसाइड करते हो कि आपको दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाना है या सुबह 6 बजे उठ के आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है और उसके लिए आपको रात में 9 या 10 बजे सोना पड़ेगा। जब आप उस दिन रात को 9 बजे सोने जाओगे तब आप देखोगे कि आप बेड पर लेटे हुए हो पर आपको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि वो टाइमिंग आपका जो नेचुरल स्लीपिंग प्रेफरेंशियल टाइम है उससे मैच नहीं हो रहा। और जो मॉर्निंग क्रोनोटाइप वाले व्यक्ति हैं जिन्हें जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत है, उन्हें अगर किसी सोशल रीज़न की वजह से रात में सोने में लेट हो गया, वो रात के 2 बजे सोने गए, तब उन्हें नींद तो जल्दी आ जाएगी पर सुबह 6 बजे या उसके आसपास जो उनका यूजुअल वेकिंग टाइम है तब उनकी नींद खुल जाएगी। यही रीज़न है अगर आप अपने स्लीप टाइमिंग्स को अपने क्रोनोटाइप के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करते हो तो ऐसी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेट्स से हम एक जनरल रूल बनाते हैं कि सभी को रात को 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। और मॉर्निंग एंड इवनिंग क्रोनोटाइप वालों को हम कंपेयर करते हैं तो जो मॉर्निंग क्रोनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें वैसे भी रात के 9 या 9:30 बजे सोने की आदत है, उन्हें काफ़ी अच्छी नींद आएगी क्योंकि ये उनके नेचुरल रिदम से मिलता जुलता टाइम है। पर जो एक्सट्रीम इवनिंग टाइप वाले लोग हैं जिन्हें नॉर्मली रात के 2 या ढाई बजे सोने की आदत है, उन्हें जल्दी नींद तो आएगी नहीं पर उन्हें भी सुबह 6 बजे उठना है, तो वो रात में लेट सोएंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे। इस वजह से उनकी स्लीप क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होगी। सो भले ही दोनों को, मॉर्निंग टाइप और इवनिंग टाइप, इन दोनों को हमने सेम अपॉर्चुनिटी दी है 8 घंटे सोने की, दैट इज़ फ्रॉम 10 PM टू 6 AM, पर जिस क्वालिटी की स्लीप दोनों को मिलेगी वो काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि जो एक्सट्रीम इवनिंग क्रोनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके नेचुरल 24 आवर क्लॉक दैट इज सर्केडियन रिदम के साथ ये टाइमिंग मैच नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि आपको अच्छी स्लीप मिले और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक लेटेस्ट स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग पीपल दैट इज अर्ली बर्ड्स जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है एज कंपेयर टू मॉर्निंग टाइप्स जो लेट तक जागते हैं। और नाइट ऑल्स यानी जो एक्सट्रीम इवनिंग टाइप वाले लोग हैं जिन्हें रात में 2 या 3 बजे सोने की आदत है, वो भी अगर रात को 1 बजे से पहले सोने जाते हैं तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट होता है। अभी हम कुछ बिहेवियरल थेरेपीज और फिर कुछ सप्लीमेंटेशंस और मेडिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंसोम्निया को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल है। इन बिहेवियरल थेरेपीज मोस्ट वाइटल थिंग इज टू इम्प्रूव स्लीप हाइजीन। आपको स्पेशल ध्यान देना है अपना स्लीप हाइजीन इंप्रूव करने पर और बेड टाइम से पहले स्ट्रेसफुल काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर्स को अवॉइड करना है। आपको एक रेगुलर स्लीप वेक स्केड्यूल बनाना है और ऑलमोस्ट हर दिन एक सेम टाइम पर सोने जाना है और सेम टाइम पर उठना है। मैं ऑलमोस्ट हर दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर रोज सेम टाइम पर सोए और सेम टाइम पर उठे। मैं भी कभी कभी अपने स्लीप स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता, पर एक रेगुलर बेड टाइम एंड वेक टाइम इंपॉर्टेंट है
आपके स्लीप पैटर्न्स एंड सर्केडियन रिदम को सिंक्रोनाइज करने के लिए। सो फर्स्ट बिहेवियरल टूल इज टू इंक्रीज एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। सनलाइट एक्सपोजर सिर्फ आपके स्किन में विटामिन डी प्रोडक्शन में ही मदद नहीं करता, उसका आपके सर्केडियन रिदम पर भी इम्पैक्ट होता है, जो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है। सेकेंड टूल इज कि आपको अपने बेड टाइम से 30 मिनट्स पहले अपने लिए एक रिलैक्सिंग विंड डाउन रूटीन सेटअप करना है, जिसमें आपको अपने बेड टाइम से 30 मिनट्स पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को साइड में रख देना है और अपनी रूम लाइट को डिम कर देना है, बिकॉज ब्राइट लाइट स्पेशली ब्लू स्पेक्ट्रम लाइट मेलाटोनिन सिक्रीशन को सप्रेस करती है। सो प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग वीडियोस, आंसरिंग फोन कॉल्स और ईमेल्स, एनी एक्टिविटी दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन आइडियली शुड बी अवॉइडेड क्लोज टू बेड टाइम। बट अगर आपको सच में रात के समय फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, तो आप नाइट शिफ्ट, वार्म टोन एंड रिड्यूस वाइट पॉइंट्स जैसे जो फीचर्स आपके फ़ोन में है उसे यूज़ कर सकते हो। बट दिस डज नॉट मीन कि अगर आप इन फीचर्स को यूज़ करके अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ ओके टू यूज़ एट नाइट टाइम। नो, you should be using your phone close to bedtime only if it is absolutely necessary and not because you are not being able to sleep। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आने वाली लाइट ही नहीं, किसी भी तरह की ब्राइट लाइट, सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे आपके रूम के अंदर की ब्राइट लाइट्स, ये मेलाटोनिन को सप्रेस करती है। यहाँ तक कि अगर रात के समय सोने के बाद अगर आप बीच में नींद से उठते हो और 15 सेकेंड्स के लिए भी अगर ब्राइट लाइट आपकी आंखों पर गिरती है तो वो मेलाटोनिन को सप्रेस कर सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर आप रात में बाथरूम जाने के लिए उठते हो देन यू विल मेस अप विथ योर सर्केडियन रिदम। बट हाँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्राइट लाइट्स इट इज़ बेटर अगर आप डिम लाइट्स यूज़ कर रहे हो, अगर आपके बाथरूम में डिम लाइट्स, वार्म लाइट्स है, या फिर अगर आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ब्राइट रूम लाइट। एडिशनली आप वार्म शावर ले सकते हो। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि वार्म शावर क्लोज टू बेड टाइम हेल्प्स इन फॉलिंग asleep फास्टर। अलॉन्ग विथ वार्म शावर आपको अपने बेडरूम का रूम टेम्परेचर कूल रखना चाहिए। कितना कूल ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट इट इज़ recommended टू कीप योर रूम टेम्परेचर between 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। वार्म बाथ एज वेल एज कूल रूम टेम्परेचर ये दोनों ही आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, विच विल हेल्प यू इन फॉलिंग asleep फास्टर। अगर बेड पर लेटने के 20-25 मिनट के अंदर आपको नींद नहीं आती तो आपको वैसे ही लंबे समय के लिए बेड पर लेटे नहीं रहना है, बिकॉज आपका ये जो ब्रेन है ये एक इनक्रेडिबल एसोसिएटिव डिवाइस है। ये काफ़ी जल्दी ऐसा समझ जाता है कि ये जो मेरा बेड है यहाँ पर मैं लंबे समय के लिए जागते रहता हूँ और जल्दी सोता नहीं हूँ। और आपको क्या करना है, आपको इस एसोसिएशन को ब्रेक करना है। कुछ लोग कहते हैं कि दिन भर काम करने के बाद इवनिंग में मैं काफ़ी टायर्ड फील करता हूँ और जब मैं बेड पर लेटता हूँ तब मैं सो ही नहीं पाता। इसका एक रीज़न ब्रेन का ये लर्न्ड एसोसिएशन हो सकता है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को बेड पर जगे रहने की आदत नहीं लगानी है। बेड पर सिर्फ तभी जाना है जब आपको सचमुच में नींद आ रही हो। अगर आप बेड पर 20-25 मिनट से लेटे हुए हो और आपको नींद नहीं आ रही तो आपको बेड से नीचे उतरना है और किसी चेयर पर जाके बैठना है और डिम लाइट्स में कुछ रीड करना है, या फिर आप किसी पॉडकास्ट या रिलैक्सिंग म्यूजिक को सुन सकते हो। पर तब आपको कुछ खाना नहीं है, बिकॉज अगर आप उस टाइम पर कुछ खाने लगते हो और ऐसा रिपीटेडली करते हो देन यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू वेक अप एंड ईट एट दैट टाइम। और आप एक्सपीरियंस करोगे कि ऐसा रिपीटेडली होने पर आपको आदत लग जाती है और रात में कुछ खाने की क्रेविंग्स होने लगती है। सो मिडनाइट स्नैकिंग को आपको किसी भी हालत में अवॉइड करना है और बेड पर सिर्फ तभी लौटे जब आपको सचमुच में नींद आ रही हो सकता है कि आप 1 या 2 घंटों से कुछ रीड कर रहे हो और आपको फिर भी नींद नहीं आ रही, और अगर आप बेड पर लौटोगे भी तो आप फिर भी सेम प्रॉब्लम में रहने वाले हो। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप बेड पर सिर्फ तभी लौटे जब आपको सचमुच में नींद आ रही हो। नेक्स्ट टूल इज टू इंक्रीज एडिनोसिन लेवल्स क्लोज टू बेड। ऐसे बिहेवियर्स जो आपके एडिनोसिन लेवल्स को रिड्यूस करते हैं और आपके स्लीप फिजियोलॉजी के साथ इंटरफेयर करते हैं, इन्हें आपको अवॉइड करना है। एडिनोसिन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट है। प्रोलॉन्ग्ड वेकफुलनेस या जितना ज़्यादा आप एक्टिव होते हो उतना ही ज़्यादा एडिनोसिन आपके ब्रेन में बिल्डअप होता है। एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल एडिनोसिन के लेवल्स को इंक्रीज करती है, जो एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे विच विल प्रोमोट स्लीप।
जब हम सोते हैं तब एडिनोसिन रिसाइकल होता है और हमारे ब्रेन के अंदर के जो एडिनोसिन लेवल्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, which promote alertness or wakefulness. During night time, when we want to initiate sleep and we want our adenosine levels to be high, तब एडिनोसिन के लेवल्स रिड्यूस ना हो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहला है नैपिंग। दोपहर 3 बजे के बाद आपको नैप्स नहीं लेने हैं, सेम रीज़न की वजह से, क्योंकि जब आप दोपहर में नैप्स लेते हो तब एडिनोसिन रिसाइकल होता है और ब्रेन के अंदर उसकी लेवल्स कम हो जाती है और हमें सोने के लिए रात के समय एडिनोसिन की लेवल्स हाई होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि सोने से 10 घंटे पहले हाई कैफीन कंटेनिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, एनर्जी ड्रिंक्स, इन्हें आपको अवॉइड करना है। सोने से 2-3 घंटे पहले आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल को भी अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल आपके स्लीप साइकिल के साथ इंटरफेयर करता है। अगर आप अल्कोहल पी के सोने जाते हो तो इनिशियली आप N3 स्लीप, दैट इज डीप स्टेज ऑफ स्लीप एक्सपीरियंस करते हो, पर कुछ समय बाद जब आपकी बॉडी उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर चुकी होती है तब आप N1 स्लीप, जो कि लाइटेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप है, उसे एक्सपीरियंस करते हो एंड दिस कैन लीड टू फ्रैगमेंटेड लो क्वालिटी स्लीप। इसी के साथ जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हो तब आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग या लाइफ इश्यूज के बारे में सोचना अवॉइड करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टडीड सप्लीमेंट्स फॉर इंसोम्निया एंड सप्लीमेंट नंबर 1 इज मेलाटोनिन। जैसा कि हम जानते हैं कि इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्लीप पैटर्न्स को रेगुलराइज करने के लिए मदद करता है। मेलाटोनिन का मेन फंक्शन है स्लीप ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप को प्रमोट करना, and this is achieved by activating the melatonin receptors in the brain, which inhibits neuronal activity and regulates body's circadian rhythm. Now let's talk about the dosages of melatonin. So sleep cycle को रेगुलेट करने के लिए जो मेलाटोनिन के डोसेजेस यूज़ किए जाते हैं वो है 300 माइक्रोग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम्स तक। आप लोएस्ट इफेक्टिव डोज से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ 300 माइक्रोग्राम्स, और अगर आपको उस डोज से कोई नोटिसेबल इफेक्ट्स नहीं दिखाई दिए तो आप अपने हिसाब से डोज को बढ़ा सकते हो। ज़्यादातर लोगों के लिए 3 मिलीग्राम्स विल बी इनफ। नींद आने में मदद हो इसके लिए आप मेलाटोनिन को सोने से 30 मिनट्स पहले ले सकते हो। नेक्स्ट सप्लीमेंट इज मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट। ज़्यादातर लोगों के लिए 140 मिलीग्राम्स मैग्नीशियम थ्रियोनेट बेनिफिशियल होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा डोसेजेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ लोगों के लिए इससे कम डोसेजेस भी सफिशिएंट हो सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अगर आप 300 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा डोसेजेस में मैग्नीशियम लेते हो तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वी नो दैट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज एंग्जाइटी increases the risk of insomnia and poor sleep quality. And research shows that magnesium supplementation can reduce anxiety and enhance sleep quality. Next promising supplement is ashwagandha. अश्वगंधा को आयुर्वेदा में एज एन एडाप्टोजन यूज किया जाता है, यानी एक ऐसा हर्ब जो हमारे बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। अश्वगंधा के एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट्स के बारे में तो सबको पता ही है, बट एमर्जिंग एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि अश्वगंधा को स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अश्वगंधा का एग्जैक्ट मैकेनिज्म जिससे वो स्लीप को इम्प्रूव करता है वो तो अभी क्लियर नहीं है, पर एक स्टडी के अकॉर्डिंग इट एक्ट्स ऑन गाबा रिसेप्टर्स एंड इंड्यूसेस स्लीप, और एक दूसरे स्टडी के अकॉर्डिंग ट्राई इथाइलिन ग्लाइकॉल एक्टिव स्लीप इंड्यूसिंग कंपोनेंट हो सकता है अश्वगंधा के अंदर। अश्वगंधा उन अडल्ट्स में जिनमें एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल्स एंड पुअर स्लीप क्वालिटी होती है, उनमें स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जो लोग इंसोम्निया एंड माइल्ड टू मॉडरेट एंग्जाइटी से डायग्नोस्ड है उनमें अश्वगंधा वेरियस स्लीप क्वालिटी मेजर्स सच एज स्लीप एफिशिएंसी, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी एंड वेकफुलनेस आफ्टर स्लीप ऑनसेट, इन तीनों मेजर्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है और टोटल स्लीप टाइम को भी प्रोलॉन्ग करता है। अश्वगंधा का मोस्ट कॉमन डोसिंग प्रोटोकॉल है 300 मिलीग्राम्स ट्वाइस पर डे, दैट इज 600 मिलीग्राम्स टोटल। पर कुछ लोगों के लिए 250 मिलीग्राम्स पर डे भी सफिशिएंट है सब्जेक्टिव स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए,
इसलिए ये बेहतर होगा कि अगर आप 250 मिलीग्राम्स पर डे से स्टार्ट करो, और अगर ये डोज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप ग्रेजुअली डोज को 600 मिलीग्राम्स तक इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट सप्लीमेंट इज वैलेरियन रूट। इंसोम्निया के लिए आपको वैलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट 300 मिलीग्राम्स टू 600 मिलीग्राम्स डेली इन डोसेजेस में लेना है। और ये 300 टू 600 मिलीग्राम्स एक्सट्रैक्ट पाने के लिए आपको 2 टू 3 ग्राम्स ड्राइड हर्बल वैलेरियन रूट टी को 1 कप गर्म पानी में 10 टू 15 मिनट्स के लिए सोक करना है, और इसे आप सोने के 30 मिनट्स पहले पी सकते हो। ऐसे ही कुछ और भी हर्बल सप्लीमेंट्स है लाइक कावा कावा एंड कैमोमाइल टी। इन सप्लीमेंट्स के एंजाइटी लोअरिंग इफेक्ट्स है एंड दे कॉज रिलैक्सेशन। इसीलिए जिन लोगों में शॉर्ट टर्म इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उन्हें इन सप्लीमेंट से नींद आने में मदद होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेडिकेशंस फॉर इंसोम्निया। अगर बिहेवियरल थेरेपीज और सप्लीमेंटेशंस के बाद भी इंसोम्निया परसिस्ट करता है तो इंसोम्निया के पेशेंट्स में स्लीप ऑनसेट और स्लीप मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने के लिए फार्माकोथेरेपी दैट इज सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है। एंटीहिस्टामिन्स लाइक डायमेनहाइड्रेट एंड डाइफेनहाइड्रामीन प्राइमरी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ज़्यादातर ओवर द काउंटर स्लीप प्रमोटिंग कंपाउंड्स में। ये ड्रग्स बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर इन्हें इंटरमिटेंटली यूज़ किया जाए तो। अगर इन्हें कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए तो टॉलरेंस डेवलप हो सकता है और ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग्स है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। ये काफ़ी इफेक्टिव एंड वेल टॉलरेटेड मेडिकेशंस है इंसोम्निया को मैनेज करने के लिए। ये मेडिसिन्स न्यूरल एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं और स्पेसिफिक स्लीप प्रमोटिंग गाबार्जिक पाथवेज की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। इस कैटेगरी के मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एजेंट्स है ज़ैलेप्लॉन, जिसकी हाफ लाइफ 1 टू 2 आवर्स की होती है और वो 5 टू 20 मिलीग्राम्स के डोसेजेस में लिया जाता है। सेकेंड इज ज़ोल्पिडम, जिसकी हाफ लाइफ 2 टू 4 आवर्स की होती है और उसे 5 टू 10 मिलीग्राम्स के डोसेजेस में लिया जाता है। एंड थर्ड इज एसज़ोपिक्लोन, जिसकी हाफ लाइफ 5 टू 8 आवर्स की होती है और जो 1 टू 3 मिलीग्राम्स के डोसेजेस में लिया जाता है। हाफ लाइफ जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल होते हैं जब हम शॉर्ट एक्टिंग इफेक्टिव एजेंट्स को लोएस्ट इफेक्टिव डोसेजेस में यूज़ करते हैं। हाफ लाइफ जितनी कम वो कंपाउंड उतना ही शॉर्ट एक्टिंग, यानी आपको सुबह नींद से उठने तक उसकी ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतनी ही कम हो चुकी होती है, सो दैट आपको मॉर्निंग सेडेशन या कन्फ्यूजन ना हो। तीसरे टाइप के ड्रग्स है ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स। ऑरेक्सिन ऑल्सो नोन एज हाइपोक्रेटिन, ये ब्रेन के अंदर का एक केमिकल है जो वेकफुलनेस को रेगुलेट करता है। एंड ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स लाइक स्यूअरेक्सेंट एंड लेम्बोरेक्सेंट, ये ऑरेक्सिन न्यूरोपेप्टाइड्स के इन वेक प्रोमोटिंग इफेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं और इसीलिए उन्हें इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इंसोम्निया की मेडिकेशंस अभी मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस में से एक बन गई है, पर उन्हें यूज़ करते वक्त आपको प्रिकॉशन से यूज़ करना चाहिए। सारे ही सेडेटिव्स कन्फ्यूजन और मॉर्निंग सेडेशन की रिस्क को बढ़ाते हैं जो ड्राइविंग और जजमेंट के साथ इंटरफेयर कर सकता है। इसीलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखकर लोवेस्ट इफेक्टिव डोज में ही लीजिए, और हो सकता है कि आपके लिए ये लोवेस्ट इफेक्टिव डोज 0 हो। आपको डायरेक्टली मेडिकेशंस यूज़ नहीं करने चाहिए अपने स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान कुछ इस तरह दिखना चाहिए। सबसे पहले बिहेवियरल थेरेपीज दैट इज स्लीप हाइजीन शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फिर न्यूट्रिशन, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो सप्लीमेंटेशंस, और फिर अगर अब भी ज़रूरत पड़ती है ओनली देन स्लीप प्रमोटिंग मेडिकेशंस दैट इज फार्माकोथेरेपी ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय अ सर्टिफाइड फिजिशियन। सो अगर आप इस चैनल के थ्रू कुछ सीख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये काफ़ी आसान तरीका है चैनल को सपोर्ट करने का। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या हमारे फ्यूचर एपिसोड के लिए कोई सजेशंस देना चाहते हो तो उन्हें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। अगर आप पहले से मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो संकेत खानवे ये मेरा यूज़र नेम है, और इंस्टाग्राम पर भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन इंसोम्निया और स्लीप से रिलेटेड हमारे आज के इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट। स्टे हेल्दी।